नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके YouTube चैनल मिशन कलम क्रांति पर। चलिए, आज हम लोग अपने आधुनिक भारत सीरीज का वीडियो नंबर 5वां वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? बंगाल में द्वैध शासन, है ना, डायरकी इन बंगाल। द्वैध शासन, द्वैध मतलब दो तरह से, शासन मतलब जानते हैं रूल, इसको हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था, कई बार मैंने जिक्र कर चुका हूँ कि इतिहास बहुत मज़ेदार और आसान सब्जेक्ट है, बशर्ते यदि आप इसे क्रम से, क्रोनोलॉजी में समझने का प्रयास करें, एक दूसरे को जोड़ करके पढ़े तो इससे पहले 4 वीडियो में मैंने डेप्थ में टॉपिक को एक दूसरे से जोड़ करके बताया है। तब वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है इससे पहले तो उसको देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो सबका नींव है, सब एक दूसरे से जुड़ा। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि सबको जोड़ दूं एक दूसरे के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जब मुगल सत्ता कमज़ोर हो गई तो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई थी। उसी में से एक अवध तो अभी था, हैदराबाद था, लेकिन सबसे पहला हम लोग ने शुरू क्या करा? बंगाल एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थापित हुआ था। मुर्शिद कुली खां, उससे पहले और सारे चीज़ें, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला को देखा था पलासी के युद्ध में। इसी में पलासी के युद्ध में हम लोगों ने देखा था कि कैसे सिराजुद्दौला को षड्यंत्र के द्वारा अंग्रेजी कंपनी ने, रॉबर्ट क्लाइव ने मरवा दिया, हरा दिया, और फिर एक कठपुतली नवाब मीर जाफर को बैठाया गद्दी पे। मीर जाफर जब उसकी अंग्रेज़ की महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर पा रहा था, उसकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा था, तो फिर 1763 में मीर जाफर को हटाकर उसी के दामाद मीर कासिम को नवाब बना देता है। मीर कासिम और स्वतंत्र शासक के रूप में बिहेव करने लगा, खुद को मजबूत करने लगा, अपने सेना का नए तरीके से संगठन किया, राजधानी परिवर्तन करके मुंगेर ले आया, अंग्रेज की बातें नहीं मान रहा था, स्वतंत्र रूप से बिहेव कर रहा था। अंग्रेज को क्या चाहिए था? उसका गुलाम, उसका कठपुतली नवाब जो उसके इशारों पे काम करे, उसके लाभ के लिए काम करे। तो उसने क्या करा? मीर कासिम को भी हटा दिया, जिसके कारण आप लोगों ने क्या देखा था कि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764, 22 अक्टूबर 1764। इससे पहले वही है, बक्सर का युद्ध हुआ था। उसमें क्या आप देखे थे, एक तरफ मीर कासिम बंगाल का नवाब, एक तरफ क्या था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और एक फिर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तीनों का सेना एक तरफ, अंग्रेजी सेना एक तरफ, जिसका नेता कौन था? जिसका सेनापति हेक्टर मुनरो। तीनों लड़ा, जीत गए अंग्रेज, ये तीनों पराजित हुए। उसके बाद आप लोगों ने क्या देखा था? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765, 2 इलाहाबाद की संधि, एक मुगल बादशाह के साथ, एक अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। तो जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ जब इलाहाबाद की पहली संधि होती है, तो उसी के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार मिल जाता है, कि पूरे बंगाल से क्या अंग्रेज अब क्या करेंगे? टैक्स वसूल लेंगे, है ना। और बंगाल में तो स्वतंत्र शासक, मुगल साम्राज्य के अधीन ही एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में, ऑटोनोमस बॉडी के रूप में बंगाल एक नवाब के अंतर्गत काम कर रहा था, जिसके लिए मैंने इससे पहले वीडियो कर चुका हूँ मॉडर्न सीरीज में। अब दूसरा नंबर वीडियो देखेंगे, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना, उसमें डिटेल से बताया। तो अभी उतना तो डिटेल जाएंगे नहीं, उसको देख लीजिएगा नहीं देखे हैं तो उस इलाहाबाद की संधि के तहत क्या हुआ था कि बहुत कुछ हुआ था। उसमें से मेन बात क्या है जो अभी आज हम करेंगे, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिकार, यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया गया था। ये देख लिए थे। लेकिन नवाब, अभी भी आपने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को पूर्ण रूप से अपने अंदर में नहीं लिया था। अभी भी नवाब को, कठपुतली नवाब को बैठाया। 1765 के युद्ध के बावजूद भी, जो 1764 बक्सर के युद्ध के बावजूद भी 1765 में मीर जाफर मर जाता है, तो उसके बेटा नजमा-उद-दौला को बंगाल का नवाब बनाती है कंपनी, उससे कुछ संधि करती है उस तरह से। तो नजमा-उद-दौला को क्या करेगा कि भाई पूरे बंगाल का प्रशासन तुम देखो, तुम्हारे नाम से बंगाल का प्रशासन चलेगा, और टैक्स वसूलने का काम कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि देखिए, द्वैध शासन क्या उसका भूमिका दे रहा है। अभी आपको नहीं समझा रहा कि क्या होता, आप सिर्फ सुनिए 1-2 बार। द्वैध शासन, तो अवध के नवाब नजमा-उद-दौला बनता है, मीर जाफर का बेटा, उसको बोलता है कि भाई प्रशासन तुम देखो, पूरा प्रशासन जो है, जितने भी पदाधिकारी, नियुक्ति, पोस्टिंग, कैसे क्या करोगे, तुम्हारा राज्य कैसे चलेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा,
तुम चलाओ, लेकिन टैक्स वसूलने का काम कौन करेगा? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, है ना। ये उसको मिल गया था। तो फिर वो काम कैसे करेगा? तो वो कुछ बोला कि कुछ निश्चित राशि हम अपने टैक्स में से बंगाल के नवाब को देंगे उसको प्रशासन चलाने के लिए। तो देखिए द्वैध शासन होता क्या है उसको अभी समझ लें। हम कई तरीके से समझे, आप आराम से सिर्फ सुनिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना। द्वैध शासन एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत किसी एक क्षेत्र विशेष पर दो अलग अलग संस्था या दो अलग अलग बॉडी या दो अलग अलग सत्ता क्या करता है? शासन करता है। उसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? द्वैध शासन। इंग्लिश में उसको डायरकी कहा जाता है। एक एग्जांपल से समझिए, देखिए मान के चलिए एक या कोई राज्य है ना, इस इतना ये बड़े क्षेत्र में मान के चलिए ये कोई राज्य है, बंगाल मान लीजिए, जिसके अंतर्गत बिहार उड़ीसा भी है, बांग्लादेश भी वर्तमान का है, ये बंगाल है मान लीजिए। इसमें इस पूरे बंगाल में दो अलग अलग संस्थाएं जब शासन करने लगती है तो उस शासन व्यवस्था को द्वैध शासन कहा जाता है, डायरकी कहा जाता है इंग्लिश में। जब किसी क्षेत्र विशेष में दो अलग अलग संस्था या ताकत या पावर एक ही क्षेत्र विशेष पर शासन करने लगती है तो उस व्यवस्था को द्वैध शासन कहा जाता है। अब देखिए बंगाल में क्या हुआ, तो इस पूरे बंगाल से टैक्स वसूलेगा कौन? कंपनी। टैक्स कौन वसूलेगा? कंपनी। अब प्रशासन कौन चलाएगा? यानी कि अधिकारी पदाधिकारी की नियुक्ति पोस्टिंग या पूरे प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, स्वास्थ्य व्यवस्था। जैसे कोई राज्य है, देश है, तो देखिए है पुलिस विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, अन्य और भी चीज़ें हैं, कई सारे विभाग मंत्रालय हैं, वो सारा देखेगा नवाब। कौन देखेगा? नवाब देखेगा। अब पैसा कौन वसूलेगा? है ना, टैक्स कौन वसूलेगा? राजस्व कौन वसूलेगा? कंपनी। तो देखिए एक ही क्षेत्र है, इसमें दो अलग अलग संस्था काम कर रही है, दो अलग अलग बॉडी काम कर रही है। एक कौन है? नवाब, एक क्या है? कंपनी। तो इस व्यवस्था को जब बंगाल क्षेत्र पर नवाब और कंपनी दोनों मिल करके शासन कर रही थी, जिसमें दोनों का कर्तव्य और जिम्मेवारी अलग अलग चीज़ें, जब दोनों का अधिकार और कर्तव्य दोनों का अलग अलग था, तो उस शासन व्यवस्था को क्या कहा गया? द्वैध शासन कहा गया। इस द्वैध शासन के तहत बंगाल के नवाब को प्रशासन देखना था और कंपनी क्या करने वाली थी? पूरे बंगाल से क्या? टैक्स वसूलने वाली थी। आप एक एग्जाम्पल से देखिए, मान लीजिए कि आपके परिवार में आपके पिताजी है और भैया है ना, भैया बड़े हो चुके हैं, उनके शादी विवाह हो गया, बच्चे बच्चे भी हो गया। तो अब क्या है इसमें, क्या देखिए पिताजी का कंपनी है, बहुत सारा ज़मीन है, खेती बाड़ी सब होता है, कई एक दो कंपनी है। अब पिताजी थोड़ा सा सीनियर होने लगे हैं मान के चलिए, चाहे नहीं भी है मान के, तो पिताजी अब आपके भैया क्या बोल रहे हैं कि भाई पापा है ना, आपका जो सारा साम्राज्य है उसमें कितना कंपनी में, आपका भैया बोल रहे कि पूरा जितना इनकम होगा वो हम रखेंगे, है ना, हम ही खेती करवाने का काम हम भी करेंगे, हम ही करेंगे, टैक्स खेती से कितना अनाज उपजेगा उसको बेच करके जो पैसा आएगा उसको हम मैनेज करेंगे, इस फैक्ट्री से कितना पैसा आएगा उसको हम मैनेज करेंगे, लेकिन घर का जो भी परिवार चलाने का काम है पापा आप करो। यानी कि आपका जो परिवार है उस परिवार को चलाने का, परिवार का पूरा खर्च, परिवार को मैनेज, सारी परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा आपके पिताजी, है ना। चाहे रिश्तेदारी में कहीं नाता पूरने जाना है, किसी के यहाँ कुछ गिफ्ट देने जाना है, सारा काम करेगा आपके पिताजी। लेकिन पैसा वाला काम कौन देखेगा? आपके भैया जी, है ना। वो ज़मीन से कितना खेती करवाना है, टैक्स कितना वसूलना है, कहाँ से बिजनेस में कितना लाभ करवाना है, बिजनेस को कहाँ बढ़ाना है, वो सारा काम देखेंगे। तो आपके परिवार में दो व्यक्ति मिल करके शासन करा, जिसमें दोनों जिम्मेवारी किसी और का, जिम्मेवारी किसका हो गया? आपके पिताजी का, और अधिकार कौन ले लिया? आपके भैया। तो वह व्यवस्था जिसमें किसी क्षेत्र विशेष पे एक दो संस्था मिलकर के काम करते, जिसमें अधिकार किसी का, कर्तव्य किसी का। तो इसमें देखिए कर्तव्य दे दिया, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब का कि प्रशासन चलाओ, टैक्स वसूलने का काम किसका? कंपनी का। तो इसी शासन व्यवस्था को क्या कहा गया? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। हमको लगता है आप आसान भाषा में समझ गए होंगे, है ना। तो यही था, जब दो शासक एक क्षेत्र विशेष पर एक ही साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, या इस शासन को द्वैध शासन, इंग्लिश में डायरकी कहा जाता है ना। द्वैध शासन, द्वैध मतलब दो, शासन मतलब रूल, दो तरीके से रूल एक ही क्षेत्र पे। तो ये हो गया, ये समझ में आ गया आपको, है ना। तो प्रशासन का अधिकार दे दिया कंपनी नवाब को, और टैक्स वसूलने का अधिकार किसको? ही है
तो ये हमको लगता है समझ में आ गया। अच्छा, तो द्वैध शासन हम कई पॉइंट में चीज़ों को रखे हैं, सीक्वेंस में जाएगा, आप खाली ध्यान से सुनेंगे ना तो मुझे लगता है सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब आते हैं अगला चीज़ पे, टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अच्छा, तो द्वैध शासन व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किसने लाया था, कहाँ लाया था? तो देखिए, एक लियोनल कार्टिस नाम के व्यक्ति थे, है ना। लियोनल कार्टिस नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने सबसे पहले द्वैध शासन नाम का कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, अपनी एक पुस्तक डायरकी में। इनकी पुस्तक का नाम था डायरकी, ठीक है। इस डायरकी नामक किताब में लियोनल कार्टिस ने क्या करा था, द्वैध शासन नाम का क्या दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये रहा गया ये यहाँ पे लियोनल कार्टिस। लेकिन बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो याद कीजिए, बक्सर के युद्ध के समय इलाहाबाद की संधि करने के लिए कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव, है ना। ये रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब आया था, इलाहाबाद का संधि किया था, एक मुगल बादशाह के साथ, एक अवध के नवाब के साथ। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा था, बंगाल में द्वैध शासन स्थापित करा था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। क्या था, समझ में आ गया। इसके तहत इसने क्या किया था, बंगाल में एक कठपुतली नवाब, उसी मीर जाफर के बेटा नजमुद्दौला को नियुक्त कर दिया, बैठा दिया गद्दी पे कि तुम देखो प्रशासन पूरा, टैक्स को वसूलने का अधिकार तो मेरा है, हम तुमको निश्चित में कुछ सालाना दे देंगे। तो यही सारा चीज़ें थी। तो ये क्या था, भूमिका तो बता दिया, उपलासी का युद्ध ये बता दिया, चैप्टर खत्म। अच्छा, किसने शुरू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया। कब? बंगाल में द्वैध शासन कब शुरू हुआ? देखिए 1765 में शुरू हुआ। कब तक चला? 1772 में। 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स आता है तो द्वैध शासन को समाप्त कर देता। क्यों? अभी चर्चा करेंगे, आएगा टॉपिक। तो किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन का स्थापना। क्या होता है, समझा दिया कि जब किसी क्षेत्र विशेष दो अलग अलग संस्था मिल करके शासन करने लगे, अपने जिम्मेवारियां को तय कर ले, कर्तव्य किसी और का, जिम्मेवारी किसी और को, तो उसे क्या कहते हैं? द्वैध शासन कहते हैं। ये हो गया। क्यों करा? अच्छा, जब 1765 में आप ये पूछ सकते हैं ना कि जब कंपनी जीत ही गई, रॉबर्ट क्लाइव ने, सॉरी ये कंपनी ने, हेक्टर मुनरो ने पूरा तीनों के सेना को हरा दिया, तो पूरा कंप्लीटली बंगाल को अपने अंदर काहे ने ले लिया? काहे कठपुतली नवाब बैठाया? काहे द्वैध शासन शुरू किया? उसको काहे प्रशासन चलाने के लिए दिया? अपना ही सारा कुछ कंट्रोल कर लेता। तो इसका कई सारे कारण थे। एक जो बड़ा कारण था कि जो अंग्रेजी कंपनी का उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना, पैसा कमाना। शुरुआती दौर में शासन करना नहीं था। और जब उसको दीवानी का अधिकार मिल गया, अब इसके तहत उसको क्या क्या फ़ायदा हुआ, आप बक्सर के युद्ध में जा करके पढ़िए। इससे पहले वाला जो वीडियो नंबर 4 है उसमें मैंने डिटेल से पढ़ा था। उसके बाद क्या फ़ायदा हुआ कंपनी को, देखें कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो इसको दीवानी का अधिकार मिल गया, टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। यही के पैसे से यहाँ का सामान खरीद करके इंग्लैंड में, यूरोप में बेच करके लाखों करोड़ों रुपया कमाता। फिर वहाँ से, यहाँ से कच्चा माल खरीद करके, यहीं के टैक्स के पैसा से यहीं से कच्चा माल खरीद करके वहाँ इंग्लैंड में मशीन से माल बना करके यहाँ बेच करके और कई गुना फायदा कमाता था। एक तो ये, दूसरा इतने बड़े, बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था उस समय का। बंगाल का मतलब अभी का आप बांग्लादेश ले लीजिए, असम का कुछ पार्ट ले लीजिए, पश्चिम बंगाल हमारा ले लीजिए, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इतना बड़ा क्षेत्र था। इंग्लैंड से कई गुना बड़ा क्षेत्र था। इतने बड़े क्षेत्र पे शासन चलाने के लिए इसके पास पर्याप्त मात्रा में अधिकारी, स्टाफ नहीं था, इसलिए इसने डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लिया, द्वैध शासन रखा। लाभ तो इसको मिल ही रहा था। इसके तहत ये डायरेक्ट यहाँ के राजा महाराजा से तुरंत टक्कर लेना नहीं चाह रहा था कि तुरंत हम मारपीट कर ले, लड़ाई कर ले, क्योंकि इसको लाभ कमाना था और दूर तक सोच रहा था। तो इसलिए इसने क्या करा कि डायरेक्ट शासन अपने हाथ में नहीं लिया और द्वैध शासन को स्थापित किया। अच्छा, तो जब कंपनी को दीवानी का अधिकार मिल गया था, आपने बक्सर वाला में देखा था, दीवानी का अधिकार मतलब टैक्स वसूल करने का अधिकार, है ना। दीवानी यानी कि रेवेन्यू वसूल करने, राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया था। तो कंपनी डायरेक्ट तो अपने नहीं कर सकता था, तो ये दो व्यक्ति का नियुक्त करता है, दो अधिकारी। बंगाल में रजा खान, मोहम्मद रजा खान नाम के व्यक्ति जो थे, उसको बंगाल में नियुक्त कर देता है डिप्टी गवर्नर के रूप में कि तुम पूरे बंगाल से क्या करोगे, टैक्स वसूलोगे, कंपनी को देखो टैक्स वसूल करके, ठीक है। तो बंगाल में दीवानी के लिए किसको नियुक्त किया? लेफ्टिनेंट गवर्नर समझ लीजिए, या दीवान किसको नियुक्त किया? रजा खान को। किसने? कंपनी ने। कंपनी की तरफ से उस समय गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, तो उसने करा था। बिहार वाला क्षेत्र से, जिसमें झारखंड भी सम्मिलित था, उसमें सिताब राय, है ना,
सिताब राय को क्या चुना गया, नियुक्त किया गया कि भाई तुम जाओ अब टैक्स वसूल करोगे। किस चीज़ के लिए? पूरे बंगाल बिहार वाले क्षेत्र से। तो कंपनी ने ये सारा चीज़ें किया। तो ठीक है, तो द्वैध शासन का परिणाम क्या हुआ? परिणाम उसको नहीं कहेंगे, उसको दुष्परिणाम कहेंगे। दुष्परिणाम मतलब बैड इफेक्ट, क्योंकि अच्छा इफेक्ट तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो किसने किया, क्यों किया, है ना, ये देख लिया। अच्छा, अब अगला पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ये दुष्परिणाम, बैड इफेक्ट क्या हुआ इसका, जो द्वैध शासन व्यवस्था बंगाल में स्थापित हुई उसका बुरा प्रभाव क्या पड़ा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। कैसे? आप समझिए। अराजकता का माहौल हो गया, एनार्की जिसको कहते हैं ना, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। अब एडमिनिस्ट्रेशन कोई संभाल रहा, नवाब को दे दिया प्रशासन चलाने के लिए, उसके पास पैसे नहीं, किसी को नवाब क्या बोलते हैं अपने अधिकारियों को सैलरी देने के लिए, स्टाफ्स की नियुक्ति के लिए, अन्य और चीज़, और कंपनी का बार बार इंटरफेरेंस। तो अराजकता का माहौल हुआ, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, एकदम गुंडा राज की तरह, जिसको जो मर्जी होता करता था। क्योंकि किसी चीज़ को, प्रशासन को चलाने के लिए वित्त बहुत ज़रूरी होता है। जब वित्त ही आप छीन लिए तो कोई क्या फ़ायदा, कि उस राज का झुट्टे का कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो इसके कई सारे दुष्परिणाम। एक तो लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिगड़ गया, है ना। दूसरा इसको देखिए क्या हो गया, भ्रष्टाचार, बड़े पैमाने पे कंपनी में भ्रष्टाचार, बंगाल में भ्रष्टाचार देखने को मिला। भ्रष्टाचार मतलब करप्शन, क्योंकि जो कंपनी का अधिकारी, इसके कंपनी के अधिकारी थे तो करते ही थे, वो टैक्स फ्री व्यापार मिला था उसको बेच करके, दस्तक बेच करके तो करते ही थे भ्रष्टाचार। अन्य कई माध्यमों से भी भ्रष्टाचार करते थे। नवाब के अधिकारी भी आप कई मामलों में घूसखोरी यानी कि भ्रष्टाचार करने लगे। इसके अलावा जो यहाँ का जो व्यापार वाणिज्य था, जो कपड़ा उद्योग था, स्पेशली रेशम का उद्योग या कपड़ा उद्योग था, वो नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हो गया? हाँ, कपड़ा उद्योग इस प्रकार से नष्ट हो गया क्योंकि कंपनी को बंगाल में टैक्स फ्री क्या था, व्यापार, टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति थी। तो जब उसे टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति थी तो उसको किसी चीज़ में, मान के चलिए यही मार्कर है, उसको खर्च लग रहा है मान लेते 15 रुपया बनाने में, यही मार्कर टैक्स 1 रुपया भी नहीं लग रहा, यही मार्कर बनाने में भारतीय व्यापारी को 15 रुपया लग रहा है, और इसमें 20 रुपया 10 रुपया नवाब, बंगाल का नवाब टैक्स भी लगा दे रहा है, चाहे कंपनी टैक्स लगा दे रही है। अब तो ये तो भारतीय व्यापारी के लिए लागत कितना हो गया? 25। तो कम से कम 30 रुपया में बेचेगा तो उसको फ़ायदा होगा। अब इसको 15 रुपया ही पड़ रहा है कंपनी को, तो इसको तो कोई टैक्स भी देना नहीं है, तो 15 में कहीं 20 में भी बेचेगा, तो माल इसका ज़्यादा बिकने लगा, भारतीय व्यापारी का माल बिका नहीं, तो भारतीय व्यापारी का वैसे ही पूरा विघटन हो गया। इतना ही नहीं, यहाँ के दीवानी के पैसे से यहाँ से कच्चा माल खरीद करके इंग्लैंड में बेचता था, वहाँ से मशीन से बना हुआ माल भारत में बेचता था, थोड़ा सा सस्ता होता था। तो यहाँ के जो उद्योग था, इंडस्ट्री था, कपड़ा उद्योग था, अन्य जो भी उद्योग था, वो सब क्या हो जाता? नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किसान, अब दीवानी का अधिकार मिल गया, टैक्स वसूल करने का अधिकार मिल गया, तो यहाँ के किसान से ज़बरदस्ती 8 घंटा के बदला 12-12 घंटा काम करवाता था। टैक्स जो पहले लिया जाता था उससे कई गुना ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, मजदूरी बेगारी करवाया जा रहा था। तो किसान का प्रत्येक प्रकार से क्या शोषण हो रहा था, व्यापारियों पे अत्याचार हो रहा था, वो लोग पूर्ण रूप से क्या है बर्बादी की ओर चले गए थे। तो यहाँ पे किसान, मजदूर सबका, क्योंकि अगर इधर अलग है, नवाब भी कुछ अलग अलग तरह का टैक्स लगा पा रहा है कुछ मात्रा में, कि प्रशासन भी उसको चलाना, अब पूरे दीवानी का अधिकार अंग्रेज को मिल गया। तो इस प्रकार से क्या था, ये सारी चीज़ें उनको पूरा परेशानी का सामना करने को मिला, है ना। इसी बीच तो अत्यधिक भूमि का टैक्स भी बहुत बड़े पैमाने पर लगा रहा था, भारतीय व्यापार का विघटन हो गया, जो यहाँ लघु कुटीर उद्योग, हस्त उद्योग था, सब समाप्त हो गया, है ना, क्योंकि कंपनी ने क्या आप पूरे रूप से लगभग तरह से शासन स्थापित कर लिया था। तो ये सब सारी चीज़ें हुई। तो पता है इतना अराजकता का माहौल था, कानून व्यवस्था इतना विफल थी, फेल थी, कि एगो इतिहासकार है के.एम. पनिकर, आप इसको संविधान सभा में भी इनको सुनेंगे। तो के.एम. पनिकर ने कहा था कि कंपनी 1765 से 72 तक जब द्वैध शासन था तब तक गुंडा राज स्थापित की थी बंगाल में। तो इस तरह की व्यवस्थाएं थी। तो ये सब थी, इतना अराजकता का माहौल था, ये सारी चीज़ें हुआ कर रही थी। तब जा कर के क्या होता है, एक नया गवर्नर आता है, कब? 1772 में, है ना। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स नाम का गवर्नर, ये चार्ट समझाएंगे, डोंट वरी, अभी थोड़ा सा जिसका नाम आ रहा है उसी को ले लेते हैं।
वारेन हेस्टिंग्स नाम के व्यक्ति आता है 1772 में, इसको बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में जो ये गवर्नर बन करके आया कौन, वारेन हेस्टिंग 1772 में। इसने देखा कि भाई द्वैध शासन में बहुत अराजकता है, ये पूर्ण रूप से विफल हो चुका है, एकदम कंप्लीटली कोलैप्स कर चुका है, अराजकता का माहौल है, कंपनी का जो अधिकारी है खूब घूसखोरी कर रहा है, अलग अलग तरीके से मिसयूज कर रहा है कंपनी के नाम का, उस दस्तक का। कंपनी इधर लॉस में जा रही है, बंगाल के लोग किसान मजदूर व्यापारी सब तो जा ही रहा है, कंपनी भी लॉस में जा रहा है। जो कंपनी में काम करने वाले, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले अधिकारी पदाधिकारी स्टाफ है वो अमीर होता जा रहा, रईस होता जा रहा। तो इसने क्या किया, समाप्त कर दिया किसको, द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त कर दिया। और अब कंप्लीटली क्या कर लिया, पूर्ण रूप से बंगाल अपने नियंत्रण में ले लिया कि अब नवाब तवाब जाओ, नवाब को कार से मुक्त, बोला कि भाई तुम अब प्रशासन भी नहीं देखो, हम अपने देख लेंगे, बदले में थोड़ा कुछ पेंशन दे देंगे, ठीक है। राजा सिताब राय जो था, मोहम्मद रजा खान जिसको नियुक्त किया गया था, वो दोनों को भी हटा दिया पद से, बोला कि अब कंपनी खुद से ही क्या देखेगी, टैक्स वाला भी कामकाज देखेगी और पूरा प्रशासन तंत्र को भी देखेगी। तो ये ठीक है। तो 1772 में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त हुई। लागू कब हुआ, 1765 में। किसने शुरू किया, रॉबर्ट क्लाइव ने। कहा, बंगाल में। समाप्त किसने किया, वारेन हेस्टिंग्स ने। कब, 1772 में। तो इतना समझ में। अब क्या हो जाता है, अब यहाँ से कंपनी भारत में एक प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में स्थापित हो जाती है। जो अभी व्यापारी थी, अब कंप्लीटली शासन अपने हाथ में ले लेती है बंगाल का, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र था। गंगा का उपजाऊ मैदान, एक बहुत बड़ा इलाका था, जो ब्रिटेन से, इंग्लैंड से कई गुना बड़ा था। गंगा का मैदानी क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र। तो अब पूर्ण रूप से कंपनी के हाथ में आ जाती है चीज़ें। तो देखिए, कंपनी का शासन इनडायरेक्टली तो 1757 से ही शुरू हो जाता है। 1764 बक्सर के युद्ध के बाद सारी चीज़ आपने देखा था। तो इंग्लैंड, बंगाल में कंपनी का जो अलग अलग टाइम पे गवर्नर बना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में पहला गवर्नर बनता, किसका, कंपनी का। कब, 1757 से लेकर के 1760 तक बनता है। फिर आपको पता है कि 1760 में ही वापस चल जाता है आपको कहाँ, इंग्लैंड। तो पलासी के युद्ध के टाइम में रॉबर्ट क्लाइव था। तो पलासी के युद्ध के बाद आपको क्या है, बक्सर का युद्ध होता है। तो उसमें इलाहाबाद की संधि के लिए 1765 में फिर से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है बंगाल में, इलाहाबाद की संधि करने के लिए। तो 65 से लेकर के 67 तक फिर से क्या है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर रहता है। फिर दूसरा गवर्नर कौन बनता है बंगाल का, वेंसी टाल्ट, 1760 से लेकर के 65 तक रहता है। फिर तीसरा नंबर पर बनता है वरियलस्ट, 1767 से 69 तक रहता है। चौथा नंबर पे कल्टियर, 1769 से क्या, 72 तक रहता है, ठीक है। और ये रहता है आपको 5वां नंबर पे बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स आता है, जो 1772 में रहता है और 73 तक रहता है। तो आप याद कीजिए, 1773 में एक एक्ट आता है। एक्ट मतलब एक कानून आता है, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं ना, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। इस एक्ट के तहत अब ब्रिटेन का पार्लियामेंट कंपनी को अपने अधीन, अब एक्ट के तरह अपने कानून से रेगुलेट करने लगती है। रेगुलेट करने का मतलब वही संचालन, कि अब कंपनी अब मनमर्जी सब कुछ नहीं करेगा। संसद जो है ब्रिटेन का पार्लियामेंट, उसके अधीन अंतर्गत रह करके करेगा। और बंगाल का जो गवर्नर था, उस गवर्नर को क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। एक नाम, उसमें एक पद बढ़ा दिया गया, गवर्नर जनरल। और इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया, बंगाल, मद्रास के गवर्नर को, बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। तो अब बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। तो अगला नया पद आ गया क्या, गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल भी कौन बन गया आपको, वारेन हेस्टिंग्स, है ना। कब, 1773 में, जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तब। तो ये था। इसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर बाद में भारत का गवर्नर जनरल होता है। तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ आएगा, तो उसमें हम लोग समझने का एक एक करके प्रयास करेंगे। तो अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि द्वैध शासन व्यवस्था क्या था, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो कैसा लगा वीडियो, आप हमको समझा सकते हैं। अब नहीं लगता कुछ इसमें बचा रह गया। हाँ, तो आप कंप्लीटली कंपनी क्या अपने अंतर्गत में ले लेती है चीज़ों को। तो ये था आज के आपका क्या था ये,
हाँ, द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन और हमारे आधुनिक भारत सीरीज का 5वां वीडियो। अब हम लोग इसके बाद अभी हम लोग स्वतंत्र बंगाल देख ले, यहाँ तक ले आए। अब स्वतंत्र अवध देखेंगे, कैसे अवध जो है एक स्वतंत्र रूप से आया। अवध का नाम आप सुजाऊ उद्दौला के बारे में पढ़े थे ना, में क्या बोलते हैं इसको, बक्सर के युद्ध में। तो इन सारे चीज़ों को फिर हम लोग देखेंगे। और ये इसको अगर आप सीरीज वाइज देखते हैं आराम से तो आपको इतिहास इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। और जोड़ करके इससे पहले वाला वीडियो सभी देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं। जो और कोई साथी दोस्त अगर इतिहास को इंटरेस्टिंग वे में समझने का प्रयास करेंगे तो आप उनको वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।